up everyone, welcome back to my channel. This is your educator Disha Shandalya. So ये है पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस पार्ट का फर्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब ऑक्यूपेशनल में से वर्ड निकालो ऑक्यूपेशन। इसका मतलब है कि जो हमारी पॉपुलेशन थी, वर्किंग पॉपुलेशन, वो किस कामकाज में इंगेज थी, किस ऑक्यूपेशन में इंगेज थी। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा एग्रीकल्चर। हम सबको पता है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज थी। कॉलोनियल पीरियड में यानी इंडिपेंडेंस से पहले 1947 से पहले 75% वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज थी और रेस्ट 25 इंगेज थी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, रीजन वेरिएशंस थे, मतलब कुछ स्टेट्स में अलग ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर चल रहा था, कुछ स्टेट में अलग चल रहा था। फॉर एग्जांपल स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इनमें जो एग्रीकल्चर में वर्क फोर्स था वो डिक्लाइन हो रहा था, बट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी और सर्विस सेक्टर था उसमें इंक्रीज़ हो रहा था, उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी। वर्क फोर्स शिफ्ट हो रही थी एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। थर्ड पॉइंट है हमारा अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस्ड ग्रोथ तो आज भी इंडिया में देखने को मिलती है। कुछ सेक्टर या फिर कुछ स्टेट इंडिया की ज़्यादा डेवलप्ड है, कुछ रीजन्स बहुत कम डेवलप्ड है, कुछ रीजन्स में बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप है, कुछ में बिल्कुल नहीं है। कहीं पे मिनरल्स ज़्यादा हैं तो कहीं पे बिल्कुल भी कम है मिनरल्स। सो ये सारी चीज़ें तो आज भी अनबैलेंस ग्रोथ आज भी इंडिया का एक इंटरनल पार्ट है। इक्वल डेवलपमेंट आज भी इंडिया में देखने को नहीं मिली है। फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री उस टाइम 1947 से पहले ब्रिटिश पीरियड में उस टाइम 9.0%, सिर्फ 9.0% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में इंगेज थी। मतलब इंडस्ट्री सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन पे था उस टाइम। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम था तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा था, कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा था इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, एज ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट की थी। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका रेलवेज़। रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन हुआ था 1950s में। रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ था? ताकि फ़ॉरेन ट्रेड को प्रमोट किया जाए। पर फॉरेन ट्रेड का जो बेनिफिट है या फिर रेलवेज़ का जो बेनिफिट है वो ब्रिटिशर्स को ज़्यादा हुआ कंपैरेटिवली टू इंडियंस। सेकेंड पॉइंट है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एयरवेज एंड वाटरवेज में भी मेजर्स लिए थे ताकि वो डेवलप हो पाए, बट ये इतना अच्छा नहीं था। रेलवेज ज़्यादा अच्छी थी इसके इनके कंपैरेटिवली। अब थर्ड पॉइंट आएगा हमारा रोडवेज़। रोडवेज़ क्यों बनाए थे? ताकि ट्रेड को फैसिलिटेट कर सके, अच्छे से और स्मूथली ट्रेड हो सके, ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो मोबिलाइजेशन ऑफ आर्मी स्मूथली कर सके, जो शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल है एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल ले जाना वो स्मूथली हो सके। मतलब सारी जो डेवलपमेंट थी वो ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए करी थी और उनका फ़ायदा इंडियन से ज़्यादा ब्रिटिशर्स को ही हो रहा था। तो फोर्थ, कम्युनिकेशन। जो पोस्ट एंड टेलीग्राम्स है वो बहुत पॉपुलर थे उस टाइम, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यूज़ कर रही थी उन्हें। तो जो इनएक्सपेंसिव सिस्टम लाए ब्रिटिशर्स इलेक्ट्रिक टेलीग्राम का इंडिया में, और उसका पर्पस क्या था? जो ब्रिटिशर्स का लॉ एंड ऑर्डर है वो अच्छी तरीके से मेंटेन हो सके, ब्रिटिशर्स का रूल हर जगह इक्वली चल सके, ब्रिटिशर्स हर जगह इक्वली कब्जा कर सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन इकोनॉमी। हाँ जी, इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी था। फर्स्ट है सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो फार्मर्स था उनका आउटलुक बदला। फार्मर्स धीरे धीरे समझने लगे कि सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए फार्मिंग करना इनफ नहीं है, हमें कमर्शलाइजेशन भी करनी पड़ेगी फार्मिंग की, हम फार्मिंग से पैसे भी कमा सकते हैं। तो फार्मर्स का आउटलुक चेंज हुआ, फार्मर्स ने ट्राई करा कमर्शलाइज करने को। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा
इंफॉर्मेशन अबाउट मॉनेटरी एक्सचेंज। अब जो ब्रिटिशर्स से पहले हम लोग डिपेंड थे बार्टर सिस्टम पे, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद हम मॉनेटरी एक्सचेंज पे आ गए, मतलब पैसे आ गए हमारी इकोनॉमी में, हम एक्सचेंज करने लगे पैसों के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू। ठीक है। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। अभी हमने पढ़ा ना कि ब्रिटिशर्स ने रेलवे अच्छे करी थी और कम्युनिकेशन के मीन्स अच्छे कर दिए थे, तो वही सब पॉइंट आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लिख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उन्होंने अच्छा कर दिया था और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी यूथ के सामने जो इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ को प्रमोट करें। ठीक है। और फोर्थ है चेक्स ऑन फेमाइंस। अब जो ड्रॉट का टाइम था या फिर फ्लड का टाइम था, तो उसमें जब ट्रांसपोर्ट ये अच्छा है ना, तो ट्रांसपोर्ट की मदद से ज़्यादा हेल्प हो जाती थी। मतलब किसी जगह इस जगह से इस जगह कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमें कुछ भेजना है, फूड वगैरह सप्लाई करने हैं, तो वो ईजीली हो जाता था रेलवेज़ और रोडवेज़ की हेल्प से। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट आएगा इसमें, इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन तो हम आज तक फॉलो कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस, ये गवर्नमेंट जॉब्स, ये सारी उनकी ही देन है। उनका ही एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप आज तक चल रहा है और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, एफिशिएंट था। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा आएगा कॉलोनियल इकोनॉमी। जो कॉलोनियल के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स के पीरियड में हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा नीचे थी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी इंडिया में। अब देखो, हमारी इंडियन वेल्थ का ड्रेन हुआ था। जो इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, वो इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम पे पॉवर्टी में थी, गरीबी इतनी ज़्यादा थी। क्यों, किस वजह से? ब्रिटिशर्स की वजह से। ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, ब्रिटिशर्स ने हमें अच्छे से एक्सप्लॉइट करा, हमारी इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज़ करा। इन लोगों की वजह से ही इंडिया जो सोने की चिड़िया थी वो पॉवर्टी में, एक्सट्रीम पॉवर्टी में गई, तो ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ हुआ। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल मीन्स, फ्यूडल मतलब जब होता है जब क्लासेस क्रिएट हो जाती हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन सी सोसाइटी हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन आती है सोसाइटी में, क्लासेस क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है। अब जो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल सिस्टम था, उसमें लैंडलॉर्ड बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ लगान, लगान टैक्सेस, लगान मूवी सबने देखी होगी, तो टैक्सेस चार्ज करते थे कल्टिवेटर से, टिलर्स ऑफ द सॉइल से। तो इस कैपिटलिस्ट सिस्टम ने दो क्लासेस क्रिएट कर दी थी, एक जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो, और एक लेबर्स, कल्टिवेटर्स, टिलर्स ऑफ द सॉइल। ज़मींदार्स और टिलर्स ऑफ द सॉइल दो क्लासेस क्रिएट हो गई थी। ये रे ज़मींदार्स, ज़मींदार्स और टिलर्स ऑफ द सॉइल, और इधर आएंगे हमारे ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स टॉप पे हैं, ब्रिटिशर्स गाइड कर रहे हैं ज़मींदार को कि लाओ मुझे टैक्स दो, और ज़मींदार परेशान कर रहे हैं टिलर्स को कि लाओ तुम मुझे पैसे दो, तुम मेरे लिए काम करो। ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ज़मींदार्स को और ज़मींदार और ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं टिलर्स को। तो ऐसे क्लासेस क्रिएट हो गई थी, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी बन गई थी हमारी। ठीक है। अब आगे देखते हैं, स्टैगनेंट इकोनॉमी। स्टैगनेंट मीन्स ना तो ग्रोथ आगे बढ़ रही है ना गिर रही है, एक जगह पे रुक रखी है। जो ग्रोथ थी वो या तो कम रेट पे हो रही थी, एकदम बहुत ज़्यादा लो रेट पे हो रही थी, या फिर हो ही नहीं रही थी। जो इंडियन इकोनॉमी थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट थी, मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा था, तो एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा भुगत रहा था उस चीज़ के बारे में, बहुत स्टैगनेंट सा पड़ा था, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी उधर। फोर्थ आएगा हमारा बैकवर्ड इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी, अनडेवलप्ड थी। क्यों? इन रीजंस की वजह से। लो प्रोडक्टिविटी थी, ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ कर रहे थे हम उस टाइम भी, HIV सीड्स। फोर्थ पॉइंट है बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी, अनडेवलप्ड थी। किन वजह से? इन सारे रीजंस की वजह से। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, हम उस टाइम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ कर रहे थे, कोई HIV सीड्स नहीं थी, कोई इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, लो पर कैपिटा इनकम थी, और जो बर्थ रेट था और डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था, और मास इलिटरेसी थी। इतनी सारी पुअर पॉपुलेशन होगी, इतनी ज़्यादा पॉवर्टी होगी, तो लिटरेसी कहाँ से आएगी? मास इलिटरेसी थी, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इलिटरेट थी, पढ़ी लिखी नहीं थी उतनी। ठीक है। अब फिफ्थ पढ़ते हैं,
अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा डेप्लीटेड। डेप्लीटेड मतलब जो इंडियन इकोनॉमी थी उधर कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं था, किसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं था, फिजिकल एसेट्स का। और फिजिकल एसेट्स टाइम टू टाइम डेप्रिशिएट हो रहे थे। मतलब एक फॉर एग्जांपल टिलर्स मान लो आप, छोटे छोटे फार्मर्स मान लो, उनका कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं था, वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा वर्क करते थे, एक्सेसिव वर्क करते थे फील्ड्स पर उनको कोई रिप्लेस करने वाला नहीं था। ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास कि ट्रैक्टर के ज़रिए हमारा खेत हार्वेस्ट करें, नहीं, वो सारा काम एक मैन करता। तो आप सोच सकते हो उस इंसान की हालत क्या होती थी। अब इंसान है, डेप्रिशिएट तो हो गई, उसकी जो इम्यूनिटी थी, उसकी ताकत थी, वो टाइम टू टाइम कम तो होगी। तो इस पॉइंट में ये रेफर करते हैं। ठीक है, अब सिक्स आता है एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेटेड मीन्स बटी हुई। ब्रिटिशर्स की तो पॉलिसी थी ना, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। मतलब वो लोग डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट कर रहे थे। कौन से डिस्क्रिमिनेशन? रीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे हमें हर तरीके से बांट रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था, हमारी लड़ाई करवा रहे थे। और उसी डिवाइड एंड रूल का जो रिज़ल्ट है वो है पार्टीशन। खैर, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा लैग कर रही थी पीछे, हमारे पास कोई हैवी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, कंट्री इतनी पीछे थी तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इस वजह से इंडस्ट्रीज़ को भी सफ़र करना पड़ रहा था। तो जो इंडिया में उस टाइम इंडस्ट्रीज़ थी भी तो वो भी ख़राब हो गई थी, बर्बाद हो गई थी ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की वजह से, ब्रिटिशर्स से, गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट ना मिलने की वजह से। ठीक है, और जो मशीन्स थी उनमें इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल थी, बहुत आउटडेटेड मशीन्स थी हमारे पास, क्योंकि हम मशीन मैन्युफैक्चर तो कर नहीं रहे थे, इम्पोर्ट कर रहे थे। तो इस वजह से जो मशीन्स थी वो भी बहुत ज़्यादा बेकार थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। तो जो डेमोग्राफिकल कंडीशंस थी, डेमोग्राफिकल कंडीशंस मतलब जैसे कि जो हमारी पॉपुलेशन थी, जो हेल्थ थी, एजुकेशन थी, वो कैसी थी, ये सब हमें डेमोग्राफिकल कंडीशन से, प्रोफाइल से पता चलता है। तो ब्रिटिशर्स के रूल में हमारी इकोनॉमी स्टैगनेंट थी, बैकवर्ड थी, और कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। स्टैगनेंट मतलब कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी तो बहुत कम रेट पे हो रही थी। बैकवर्ड मतलब हमारे में बहुत ज़्यादा पोवर्टी थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, इलिटरेसी थी। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ, सेंसस मतलब हर 10 सालों में इंडिया में हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं। तो 1981 में कंडक्ट किया गया फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये डेट, ये ईयर याद रखना कि फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्ट हुआ था 1881 में। 1881 से हर साल हम 10 साल में एक सेंसस इकट्ठा करते हैं, कैरिड आउट करते हैं। ठीक है, तो 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोला जाता है। और 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज में थी डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन इंडिया में। 1921 के बाद सेकेंड स्टेज बिगिन हो गया, सेकेंड स्टेज चालू हो गया। तब ब्रिटिश रूल के टाइम पे, कॉलोनियल रूल के टाइम पे हमारी कंडीशंस कैसी थी, डेमोग्राफिकल कंडीशन कैसी थी हमारी। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बर्थ और डेथ रेट दोनों हाई था। बर्थ रेट था हमारा 48 पर थाउजेंड और डेथ रेट था हमारा 40 पर थाउजेंड। तो ये बहुत ज़्यादा हाई था, कोई कंट्रोल नहीं था डेथ और बर्थ रेट पे। डेथ बहुत ज़्यादा हो रही थी एज़ कुछ अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी। सेकेंड पॉइंट हमारा यही है, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। जो पब्लिक हेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट थी, जो पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल करती, वही ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले। जो हाउसिंग थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी, सैनिटेशन बेकार थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कोई नहीं थी इतनी अच्छी। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, मतलब जो बेबीज़ 1 साल से कम में जो आगे नहीं जी पाते, वो उसे बोलते हैं हम हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब 1 साल से छोटे बच्चे को। तो जो जिन बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल से पहले, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो IMR हमारा बहुत ज़्यादा हाई था, पर थाउजेंड। नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड लिव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, अब
टू 18 पर थाउजेंड था उस टाइम पे, और 37 हुआ पर थाउजेंड 2015 में। तो फोर्थ है हमारा लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो उस टाइम पे जो एक एवरेज एज थी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी, 44 ईयर्स थी बस एज। 100 में से 44 ईयर्स एक एवरेज इंसान जीता था। तो अब कितनी है, 68 ईयर्स हो गई है अब तो ज़्यादा है। उस टाइम कम क्यों थी, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी। फिफ्थ, लो लिटरेसी रेट। मैंने आपको बताया कि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम था, 16% से कम था हमारा लिटरेसी रेट। इतनी बड़ी पॉपुलेशन और सिर्फ 16% थी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन। और जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो तो बहुत ही ज़्यादा लो था, सिर्फ 7%, सिर्फ 7%। और ये इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप इनसे पढ़ लीजिएगा या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। स्विस कैनाल की ओपनिंग इम्पॉर्टेंट है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इम्पॉर्टेंट है, और फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग कमीशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में, ये सब के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में तो पढ़ेंगे ही। बट फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, स्विस कैनाल, ये सब आपको याद होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वर्ड में पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।